तो सूक्ष्म मृद विज्ञान चैनल के समस्त दर्शकों को हार्दिक रूप से अभिनंदन है। और सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो इन सर्दियों में सर्दी जुकाम और सर्दी की वजह से डायरिया, ये सारी समस्याएं होती रहती हैं। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ तो अपने साथ घटी हुई घटना और कुछ और भी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय में वायरल इन्फेक्शन और ये नज़ला जो होता है, ये नाक से पानी आना और 2-3 दिन बाद फिर गाढ़ा द्रव बनता है, पीले रंग का, वो नाक से निकलता है। तो ये मस्तिष्क की श्लेष्मिक कला इधर और कुछ जगह होती है, और तालू और जीभ के बीच में वहाँ कफ जमा होता है। और ऊपर से देखिए, कफ 2 प्रकार का होता है। एक कफ जो कि फेफड़ों में बनता है, फेफड़ों से बनकर के वो गले के द्वारा बाहर निकल जाता है। और एक कफ होता है जो कि आपकी नासिका रंध्र के भीतर से दिमाग से, वहाँ से मस्तिष्क से बनकर आता है। देखने में ये नहीं बता सकते कि ये कहाँ का कफ है, लेकिन जो भुक्तभोगी हैं वो लोग जानते हैं कि ये कफ ऊपर से आ रहा है, मस्तिष्क के ऊपरी भाग से आ रहा है यहाँ से, या फिर वो फेफड़े वाला कफ है। तो जो भी कफ है, ये फेफड़े वाला हो या आपका जो मस्तिष्क में बनता है। तो चूँकि कान, नाक, आँख और मुंह, इस सभी के ये जो हैं रंध्र एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। जैसे आप कोई तैलीय पदार्थ खा लें, तो घी या तैलीय पदार्थ खाते हैं तो कुछ देर बाद आँखों में उसका अक्स आ जाता है, कभी आपने महसूस किया होगा। इसी प्रकार से नासिका से यदि आप कोई ड्रॉप वगैरह लेते हैं तो वो आँखों तक जाता है, कान तक जाता है। और यदि आँख में दवा डाली है तो थोड़ी देर बाद में आपके जीभ में उस दवा का स्वाद आपको महसूस होता होगा। तो ये जो चीज़ है ENT, आई, नोज और थ्रोट, गला, तो इसका ENT का अलग से विशेषज्ञ होता है। अब बात आती है कि नज़ला है, यदि आपको बार बार जुकाम होता है तो ज़्यादा दिनों तक अगर ये आपके पास नज़ला बना रहा तो फिर आपके बालों को भी सफ़ेद करेगा। इसलिए जुकाम को ज़्यादा दिनों तक नहीं रहना चाहिए, वरना फिर ये बालों को भी सफ़ेद करता है। कभी कभी नाक के भीतर की हड्डी भी गल जाया करती है और पीनस नामक रोग हो जाता है। पहले तो जुकाम ही होता है, फिर धीरे धीरे पीनस इत्यादि हो जाते हैं। तो पीनस में हड्डी ही गल गल करके नाक से निकलती रहती है। ये स्थिति ना आने पावे, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप, अब प्राचीन काल में तो लोग नेति वगैरह किया करते थे। अब आजकल कौन ध्यान देता है। अगर आपको नेति क्रिया में दिक्कत हो, नेति क्रिया जो पतली रस्सी से, सूती रस्सी से की जाती है, तो नाक से वो डालते हैं और फिर तालू के यहाँ से निकाल के उसको ऐसे ऐसे साफ करते हैं। तो ये जो है नेति क्रिया कहलाती है, लेकिन ये थोड़ा निरापद नहीं है। ये बड़ा एक अजीब सा काम है, और बिना किसी चिकित्सक की देखरेख के अगर ऐसा आप काम रोज करते हैं तो कभी भी दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी में पड़ सकते हैं। तो उसका ये उपाय है जल नेति, यानी कि नाक से पानी लेना और फिर वो मुंह के द्वारा निकाल के फेंक देना। ये काम आप कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। पानी है, वो पानी तो निकल ही जाएगा, पानी कहीं फंसेगा भी नहीं,
रस्सी बीच में फंस गई तो फिर वो दिक्कत हो सकती है, या रस्सी की रगड़ से नाक के भीतर की श्लेष्मिक कला यदि क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वो और एक समस्या होती है। तो अच्छा यही रहे कि जुकाम वगैरह आवे तो बहुत जल्दी उसका इलाज करना चाहिए। अब इसी में जैसे काफ़ी जुकाम चलता रहता है, खांसी आती है, उसका कारण होता है कि रक्त में एक इसिनोफिल नाम का एक ये मात्रा होती है, उसकी जो ब्लड में 6% होनी चाहिए, 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से कभी कभी ये ज़्यादा हो जाती है तो फिर बार बार जुकाम, खांसी और ये जैसे सांस फूलना, दमे जैसी स्थिति पैदा हो जाती, ब्रोंकाइटिस हो जाती है। तो ये समस्या का इलाज भी कराते हैं आप। इलाज होता रहता है, फ़ायदा नहीं होता। इसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले तो आजकल जब कुछ हो तो ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा लेनी चाहिए। ब्लड टेस्ट करवाने से पता चल जाता है कि एक्चुअल है क्या चीज़। इस प्रकार से जब घोषित हो जाए कि इसिनोफिल है तो आप क्या करेंगे? अब मैं बताता हूँ कि करीब 10 वर्ष पहले मुझे ऐसी समस्या हुई थी कि ये जो है इसिनोफिल बढ़ गई थी और नाक में साइनसाइटिस की समस्या हो गई थी। साइनसाइटिस नाक की जो नाक है, नाक की श्लेष्मिक कला में वहाँ पे मांस बढ़ जाता है थोड़ा, तो वो समस्या होती है। अब मज़ेदार एक बात बताऊं कि मैं गया सरकारी अस्पताल और तो उसने, एक डॉक्टर था, अब चूँकि उम्र भी चुका है, उसका क्या नाम लेना, लेकिन बड़ा ही वो, अब उसका चूँकि जो ये होते हैं सरकारी अस्पताल वगैरह वाले, इन लोगों को किसी से मतलब तो होता नहीं। अब क्या क्या वो लोग करते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो उसने मुझे सलाह दी कि आप जो है सिर का एक्सरे करवा ला। तो मैं सिर का एक्सरे करवा के ले गया तो उसने गंभीरता के साथ मुझे देखा और बोला, आप मुझसे अकेले में मिलना, अभी नहीं। तो मैंने कहा बात क्या है क्या? बोले नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ये पहले दवा खाओ 5 दिन और ये दवा खाने के बाद में आना। तो मैंने कहा ठीक है। अब हमने थोड़ा कहा, अब मुझे भी ये हुआ कि चलो देखते हैं क्या कहते हैं। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब बता दीजिए। तो उसने कहा ऐसा है कि आपको साइनसाइटिस हो गई है और नाक के भीतर ऑपरेशन करना पड़ेगा और 10,000 रुपये की व्यवस्था आपको करनी है। तो हमने कहा ऑपरेशन होगा कहाँ? बोले हमारे बंगले पे आ जाना कानपुर में, तो वहाँ पे हो जाएगा और सुबह आना और शाम को आपको घर भेज देंगे। अच्छा। और मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर मान लो ऑपरेशन न करवा पाऊँ तो क्या होगा? तो वो बोला कि फिर तुम्हारी ये जो नाक है ना वो ऐसी हो जाएगी टेढ़ी एक तरफ को। अब ठीक है, हमने कहा ठीक है हम व्यवस्था करते हैं। फिर हमारे कुछ और भी चिकित्सक मित्र थे, उनसे बात की मैंने। अंत में हुआ ये कि आप ना तो ऑपरेशन कराएंगे और ना ही कुछ दवा लेंगे। वो जो दवा भी थी वो आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों के एमआर आते हैं, उसमें दवा में मूल्य बहुत लिखा होता है और वो दवा होती बहुत कम पैसों की है। तो वो पहले 500 की दवा खिला देना चाहते थे जिससे वहाँ से भी कमीशन पक्का हो जाए। तो कोई बात नहीं, फिर हम वहाँ नहीं गए, दोबारा उनकी से मिलने नहीं गए। और बस एक दवा आती है DEC, आप लोग जानते होंगे, तो डाईथाइल कार्बेमेजाइन,
नाम इसका है, और ये हेट्राजान के नाम से, यूनिकार्बाजान के नाम से, और बेनासाइड फोर्ट के नाम से, बेनासाइड प्लेन के नाम से आती है दवा। तो ये दवा 100 mg यानी कि 100 mg की दवा एक टेबलेट लेनी थी सुबह और शाम, और मात्र 21 दिन लेनी थी। मेरी सारी समस्या ठीक हो गई, और फिर 1 साल तक कोई समस्या ही नहीं हुई। तो ऐसे ये सज्जन हैं। आज मेरी नाक अभी भी सीधी है, और वो डॉक्टर साहब तो परलोक सिधार गए, क्योंकि उन्होंने किसी का कत्ल किया था, तो बदले में उसके बेटे ने उनका कत्ल कर दिया। और ये बात सत्य है कि साइनसाइटिस वगैरह होती है तो आप जलनेत्र के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेशन करवाई जाए, और यदि ऑपरेशन आपने करवा भी लिया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि दोबारा वो चीज़ समस्या आगे नहीं आएगी, दोबारा बढ़ जाएगा। तो कोई भी चीज़ शरीर की खराब हो तो इसका इलाज ये नहीं है कि उस चीज़ को कटवा के फेंकवा दिया जाए। ये इलाज कहाँ हुआ? ये तो जो चीज़ खराब होती है कि इसको निकाल फेंक देते हैं। गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, निकाल के फेंक दी। अब जब एक बार निकाल के फेंक दी, गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया, तो अब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, पथरी होगी नहीं। जब पित्त ऐसे ही नहीं रहेगा तो पित्त में पथरी कहाँ से होगी? ये तो बड़ा अजीब। तो अब क्या है कि बिना ऑपरेशन किए भी गॉल ब्लैडर की भी पथरी निकलती है, किडनी की भी निकलती है, और बिना ऑपरेशन के आपका ये साइनसाइटिस भी ठीक होती है। तो अपेक्षा ये है आप लोगों से कि आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहीं इलाज के चक्कर में और हमें उल्लू तो नहीं बनाया जा रहा है। अस्पताल में आप भर्ती हो जाइए, वहाँ कोई भी ब्रांडेड दवा तो कभी लगती नहीं, और पैसा स्टैंडर्ड लिया जाता है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। अभी जब मैं बीमार पड़ा तो भर्ती हुआ, तो सब कुछ जानते हुए भी और सब सहना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। मैंने कसम खाई थी कि जीवन में अस्पताल नहीं जाऊंगा कभी, और थोड़ा सा हम ढीले पड़े तो इस प्रकार की बात हो गई। तो संदेश आप लोगों को यही है कि आप लोग अगर इस प्रकार का जीर्ण जुखाम वगैरह हो जाता है, आपको सर्दी लग जाती है, तो एक ये इस चीज़ का इस्तेमाल करें। आप बच्चे हैं तो 50 mg ले सकते हैं, बड़े हैं तो 100 mg ले सकते हैं। और ये दवा खाने से एक फ़ायदा और होगा, ये दवा अगर आप खाएंगे, हर साल खा लिया करेंगे, तो फाइलेरिया की समस्या नहीं होगी, क्योंकि यही दवा फाइलेरिया रोग को दूर रखने के लिए प्रिवेंशन के तौर पे सरकारी अस्पताल में भी मिलती है, और वैसे भी दिलवाते हैं डॉक्टर लोग। तो आशा है कि इस दी गई जानकारी से आप लोग लाभान्वित होंगे, और अपनी जेब का पैसा और स्वास्थ्य को बचाएंगे। जय भगवान धन्वंतरी, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, और जय श्री राम। वो तो आपको बोलना ही पड़ेगा। अगर भारतवर्ष में रहना है तो जय श्री राम कहना है। हर हर महादेव।